गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी एग्रेटेक में विवेशन फौजदार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए रीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सी टेट, यूपी टेट और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। पहले पढ़ने वाले हैं हम कंपनी के शासन को। जो कंपनी का शासन है वो 1773 से 1858 तक रहा, इसको यहाँ पर कवर करेंगे। शुरुआत होती है भारत के संवैधान विकास की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था कंपनी के द्वारा, उससे भारत के संवैधान विकास की शुरुआत मानी जाती है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित और संचालित करने के लिए लाया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा बंगाल का। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके साथ ही 4 सदस्यों की एक परिषद का गठन भी किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापित किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, तो कुल मिलाकर के 4 सदस्य रखे गए। तो प्रथम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुई थी। सर एलिजा एम्पे को इस न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे। वॉरेन हेस्टिंग पहला भारतीय अखबार बंगाल गजट हिक्की प्रकाशित किया था इन्होंने। पहला भारतीय अखबार था बंगाल गजट हिक्की, जिसको नाम दिया था वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही। अब बात करते हैं इसके बाद में, जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उसकी जो कुछ कमियां रह गई थी उनको दूर करने के प्रयास किए गए थे ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली द्वैधी सरकार की शुरुआत की गई। द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के तहत। राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इस बोर्ड में 6 सदस्य थे। कंपनी के व्यापारिक मामलों का प्रबंधन पहले की तरह डायरेक्टर्स की परिषद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहा। उसके बाद में चार्टर अधिनियम 1793 का एक्ट आया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर अधिकार पत्र को फिर से नवीनीकृत किया जा सके। इस अधिनियम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बाद में अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। किस एक्ट के तहत? चार्टर अधिनियम 1793 के तहत। अब चार्टर अधिनियम 1813 को देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था भारत में? तो चार्टर अधिनियम 1813। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि कौन सा चार्टर अधिनियम था, एक्ट था जिसके तहत कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को छोड़ करके, यानी ये केवल इन्हीं को व्यापार करने का अधिकार था। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार दिया गया था और सभी समाप्त कर दिए गए। कंपनी को आदेश दिया गया कि वह हर वर्ष 1 लाख रुपए के भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करे। भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का आदेश भी दिया गया था चार्टर अधिनियम 1813 में। ईसाई प्रचारकों को पहली बार भारत में आने की अनुमति दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईसाई धर्म के प्रचारकों को भी भारत में आने की अनुमति दे दी गई थी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे यहाँ जो चैनल है बीएस पॉलिटी एग्रेटेक, इस पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, बीपीएससी, एमपीएससी, और
स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक क्लास है जहाँ पर आपको सभी की सभी क्लासेज निःशुल्क हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाली है। इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी, कोई भी क्लासेज हों, सभी आपको हमारे चैनल पर निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आपके लिए निःशुल्क करवाई जाएगी। तो देखिए आगे देखते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 की बात करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटा करके अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब उसको समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब उसे बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिंक पूछा जाता है कई बार, यहाँ से भी क्वेश्चन हो रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंक थे। 1834 में भारतीय विधि आयोग इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना की गई। भारतीय विधि आयोग बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही। इस आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें तो लॉर्ड मैकाले बनाए गए। पहले अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इस अधिनियम के तहत गुलामी सेलवरी को बाद में अवैध इलीगल घोषित किया गया। 1843 में उन्मूलन कर दिया गया इसका। लॉर्ड मैकाले भारतीय शिक्षा का जनक भी इनको कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक भारत में, और विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। अब बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1853 की। आखिरी चार्टर अधिनियम कंपनी के अधीन ये आखिरी चार्टर अधिनियम था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए पारित किया गया। पहले के चार्टर अधिनियम के विपरीत इसमें नवीनीकरण की कोई समय सीमा नहीं दी गई। सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली ओपन कंपटीशन की शुरुआत की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिविल सेवा के लिए खुली कंपटीशन प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता की प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया ताकि भारतीय सिविल सेवा में सुधार किया जा सके। मैकाले समिति 1854 में गठित की गई थी। अब बात करते हैं क्राउन के शासन की। अब जो अधिकार है वो कंपनी के अधिकार से निकल के भारत का जो शासन व्यवस्था है वो 1858 से 1947 तक इसने शासन किया था क्राउन ने। अब ये जो भारत का शासन था अब वो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा ना होकर के, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ना होकर के ब्रिटिश क्राउन यानी ताज के हाथ में आ गया था। ब्रिटेन से भारत की शासन व्यवस्था चलने लगी थी। तो इसकी बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1858 सबसे पहले लाया। अच्छे शासन का अधिनियम भी इसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे शासन के अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्रिटिश क्राउन ने भारत के साथ सीधा नियंत्रण ले लिया। कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत के गवर्नर जनरल को वासराय कहा गया। अब जो गवर्नर जनरल का पद था उसे क्या कहा जाने लगा? वासराय। भारत के पहले वासराय लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अब समाप्त कर दिया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। ध्वज शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया। भारत सचिव का नया पद बनाया गया। भारत सचिव की नियुक्ति की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चंद्रफोर्ड सुधार, इसको पढ़ने से पहले हम 1909 के भारत शासन अधिनियम को भी देख लेते हैं, उसके बाद में इसको देखेंगे। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। मार्ले भारत सचिव और मिंटो भारत के वासराय थे। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया। भारत में पृथक निर्वाचन की शुरुआत मानी जाती है 1909 के भारत शासन अधिनियम से। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। भारतीयों को वासराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने की अनुमति दी गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जिन्हें विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब बात करते हैं हम 1919 के अधिनियम की। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू भारत सचिव और चंद्रफोर्ड भारत के वासराय। प्रांतों में ध्वज शासन की शुरुआत की गई। अब प्रांतीय ध्वज शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू हो चुकी थी 1919 के अधिनियम के तहत।
शक्तियों का बंटवारा भारतीयों और अंग्रेजों में किया गया। सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल बनाया गया। निर्वाचन जो क्षेत्र था, मंडल था, उसका विस्तार कर दिया गया। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1926 में की गई। अब इसे यूपीएससी कहा जाता है। तो भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1926 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार भी दिया गया था। इसके बाद आता है आपका चार्टर अधिनियम 1935, जो कि भारतीय संविधान का मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश जो अधिनियम लिए गए थे वो इसी से भारतीय संविधान में यूं की यूं रख लिए गए। अखिल भारतीय संघ प्रणाली का प्रस्ताव पर लागू नहीं हुआ। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ पर दी गई थी। और द्वैध शासन जो प्रणाली 1919 के अधिनियम के तहत शुरू हुई थी, उसे समाप्त कर दिया गया। अब द्वैध शासन जो प्रणाली है वो केंद्र में लागू कर दी गई। यानी द्वैध शासन कहाँ पर लागू हुआ? केंद्र में। और प्रांतों में द्वैध सदनीय व्यवस्था लागू की गई। पिछड़े वर्गों और महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगाना है, लग रहा है यहाँ पर, आपको ध्यान देना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935। किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो वह हिल्टन यंग आयोग की। संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट 1937 में स्थापित हुआ। बर्मा अब म्यांमार को बाहर से अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1947, जो कि अंतिम भारत सरकार अधिनियम माना जाता है। इसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना पिटिशन प्लान प्रस्तुत किया, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत सचिव का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। संविधान सभा जो कि 1940 में बनी थी, स्वतंत्र भारत की संसद बनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।